जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले से एक बार फिर आतंकवाद की दर्दनाक खबर सामने आई है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में स्थित एक ईंट भट्ठे पर आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों का नाम पूछकर हमला कर दिया। ये ऐसे मजदूर थे जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से कश्मीर आए थे। पिछले 10 दिनों में होने वाला ये दूसरा आतंकी हमला है। इस वीडियो में इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। हर साल की तरह इस बार भी कई मजदूर बेहतर मजदूरी की उम्मीद में कश्मीर के ईंट भट्टों पर काम करने पहुंचे थे। उनकी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि वो अपने परिवार के लिए कुछ ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन जिस रात उनके घर वाले उनकी सलामती की उम्मीद कर रहे थे, उसी रात आतंकियों ने उनके सपनों को गोलियों से छलनी कर दिया। हमले में 24 साल के दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 साल के भूपेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने शनिवार की सुबह शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SKIMS में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों मृतक मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर आए थे। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों ने पहले दोनों मजदूरों की पहचान पूछी और फिर उन्हें गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की आवाज़ सुनने की बात कही है। शुरुआती जांच में इसे पहलगाम हमले जैसी टारगेटेड किलिंग के तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हमले में AK-47 जैसे असॉल्ट वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। वहां किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी, इसीलिए मजदूरों को संभलने के लिए या बचने का कोई मौका नहीं मिला। हमले के वक्त ईंट भट्ठे पर कई प्रवासी मजदूर मौजूद थे, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने केवल इन दोनों हिंदू मजदूरों को ही निशाना बनाया। वारदात के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी और घटनास्थल के चारों ओर करीब 2 किलोमीटर का दायरा सील कर दिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिलहाल आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। वहीं केंद्रीय सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाने का भरोसा दिलाया है। शुरुआती जांच में सिक्योरिटी एजेंसीज का शक लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF पर है। अधिकारियों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में घाटी में नॉन लोकल्स और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने के कई मामलों में इसी संगठन का नाम सामने आता रहा है। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने आधिकारिक तौर पर नहीं ली है और जांच अभी जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मृतक मजदूरों के परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पहले से घोषित 6 लाख रुपए के मुआवजे के अलावा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। जांच से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक एजेंसियों का फोकस एक स्थानीय मोहम्मद लतीफ पर भी है। बताया जा रहा है कि वो पिछले साल TRF में शामिल हुआ था और अब जांच एजेंसियां इस पूरे हमले में उसकी भूमिका की पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी तेजी से आगे बढ़ रही है। घटनास्थल से बरामद कार्टेजेस और दूसरे फिजिकल एविडेंस की जांच अभी जारी है, ताकि इस्तेमाल किए गए हथियारों और हमलावरों के नेटवर्क के बारे में ठोस जानकारी जुटाई जा सके। सिक्योरिटी एजेंसीज का शुरुआती असेसमेंट ये भी है कि ये हमला आतंकियों की स्ट्रैटेजी में आए एक नए बदलाव की ओर इशारा करता है। अगर पिछले कुछ सालों के हमलों पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले जहां आतंकियों का मुख्य निशाना सेना, पुलिस और सुरक्षा बल हुआ करते थे, वहीं अब गैर स्थानीय नागरिक, प्रवासी मजदूर, टूरिस्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग लगातार निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। सुरक्षा बलों पर हमला करने के बाद आतंकियों को तुरंत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है, जबकि आम नागरिकों को निशाना बनाकर वो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि प्रवासी मजदूर आतंकियों के लिए सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। ये मजदूर अक्सर ईंट भट्ठों, बागानों और कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसी सुनसान जगहों पर काम करते हैं। उनके पास सिक्योरिटी का विशेष इंतजाम नहीं होता और वे स्थानीय नेटवर्क का भी हिस्सा नहीं होते। ऐसे में उन पर हमला कर आतंकवादी न सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि घाटी में काम करने आने वाले दूसरे मजदूरों के मन में भी डर पैदा करना चाहते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस हमले में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की मदद मिली थी। पिछले कुछ सालों में कई मामलों में ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW नेटवर्क का इस्तेमाल आतंकियों की मदद के लिए किया जाता रहा है। हालांकि कुलगाम हमले में अभी तक इस तरह की किसी भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से 2022 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 224 नागरिकों की जान गई थी। सबसे ज्यादा नागरिकों की मौतें साल 2017 में दर्ज हुई थी, जब 40 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 2018 में 39 और 2020 में 37 नागरिक
मुताबिक मारे गए। 2022 में भी ये आंकड़ा 31 था। होम मिनिस्ट्री ने 2023, 2024, 2025 और 2026 के नागरिक की मौतों का डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन 2025 में पहलगाम और अब कुलगाम जैसे हमले ये संकेत देते हैं कि आतंकवादी एक बार फिर आम नागरिकों को, खासकर गैर स्थानीय लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच का एक अहम हिस्सा ईंट भट्टे पर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से भी आता है। दरअसल पिछले 2-3 सालों में कश्मीर के ईंट भट्टों पर ऐसे ही आतंकी हमले हो चुके हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद पुलिस ने ईंट भट्टों पर सीसीटीवी कैमराज लगाने के निर्देश दिए थे। कुलगाम के इस ईंट भट्टे पर भी कैमरे लगे हुए थे और अब जांच एजेंसियां उनके फुटेजेस को खंगाल रही है। अधिकारियों की उम्मीद है कि इससे हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते के बारे में अहम क्लूज मिल सकते हैं। इस पूरे इलाके में 20 से ज्यादा ईंट भट्टे मौजूद हैं, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी नए सिरे से रिव्यू की जा रही है। अगर हाल के दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो ये साफ दिखाई देता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस हमले से ठीक 10 दिन पहले 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक में भी आतंकियों ने पुलिस पर हमला किया था। उस हमले में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 3000 लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया। बाद में इनमें से ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार आतंकी नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। इससे पहले 18 जुलाई को राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर भारतीय सेना ने सस्पिशियस इन्फिल्ट्रेशन की एक कोशिश को नाकाम किया था। सेना के मुताबिक तारकुंडी सेक्टर में रात के समय कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी गई थी, जिसके बाद दोनों तरफ से करीब 1.5 घंटे तक रुक कर फायरिंग हुई। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन शुरुआती असेसमेंट यही था कि आतंकवादी सीमा पर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इससे कुछ दिन पहले 8 जुलाई को सोफिया में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एक जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जाकिर अहमद को मार गिराया गया। वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी 14 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में शामिल था। यानी एक तरफ सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और उनके नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुलगाम जैसे हमले ये संकेत देते हैं कि आतंकी संगठन अब भी मौके की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में ये हमला सिर्फ एक अलग घटना नहीं है, बल्कि घाटी में जारी काउंटर टेररिज्म कैंपेन और आतंकियों की बदलती स्ट्रैटेजी के बीच चल रही लगातार लड़ाई का हिस्सा माना जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि जब ये आशंका जताई जा रही हो कि लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया है। भारत के इतिहास में ऐसे कई आतंकी हमले हुए हैं जहां लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुनकर निशाना बनाया गया है। 6 जुलाई 1987 को जम्मू कश्मीर के लालरू बस मैसेकर में आतंकियों ने बस रोककर हिंदू यात्रियों को अलग किया और उन पर गोलियां चला दी। अगले ही दिन 7 जुलाई 1987 को फतेहाबाद बस मैसेकर में भी इसी तरह यात्रियों की पहचान करके उनको मार दिया गया। करीब 4 दशक बाद भी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों ने 26 टूरिस्ट से उनका नाम और धर्म पूछा और कुछ मामलों में कलमा पढ़ने के लिए भी कहा। इसके बाद गैर मुस्लिम टूरिस्ट को चुनकर गोली मार दी गई। कुलगाम मामले में नाम पूछकर निशाना बनाने के दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और पुलिस की जांच जारी है। इसीलिए इस एंगल पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इस हमले ने एक बार फिर घाटी में काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर साल करीब 3 से 5 लाख प्रवासी मजदूर मौसमी और अस्थायी काम के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आते हैं। ये लोग ईंट भट्टों में, सड़क बनाने में, बागवानी, कृषि, होटल और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर्स में काम करते हैं और घाटी की स्थानीय इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। जब पिछले कुछ सालों में प्रवासी मजदूरों पर कई हमले दर्ज किए जा चुके हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या नई व्यवस्था बनाई गई थी? क्या ईंट भट्टों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और दूसरे संवेदनशील इलाकों में काम करने वाले हजारों मजदूरों की सुरक्षा पर्याप्त है? और अगर नहीं, तो ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से कैसे रोका जाएगा? सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच में जुटी है और दोषियों की तलाश जारी है। लेकिन इस हमले की असली चुनौती सिर्फ आतंकियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उन लाखों प्रवासी मजदूरों के मन में भरोसा कायम रखना है जो हर साल रोजी रोटी की तलाश में घाटी का रुख करते हैं। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।